इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की जड़ों को मतलब उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा विषय है वो कौन से देश और कौन से विचार थे जिन्होंने हमारे संविधान को इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को आकार दिया। हाँ, और हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये संविधान के वैश्विक स्रोत, प्रावधान और प्रेरणा नाम के स्रोत पर आधारित है। हमारा मकसद है ये देखना कि भाई संविधान बनाने वालों ने दुनिया से सीखा तो सही, बिल्कुल सीखा, पर सिर्फ नकल नहीं की। उन्होंने उन विचारों को लिया और भारत की जो अपनी जमीन थी, जो हकीकत थी, उसके हिसाब से ढाला। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। और ये सोचना भी मतलब काफी दिलचस्प है कि एक डॉक्यूमेंट, एक संविधान इतनी अलग अलग जगहों से, इतनी अलग सोच से कैसे प्रेरणा ले सकता है। है ना? बिल्कुल, ये अपने आप में एक अनूठी कहानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि आखिर संविधान सभा को जरूरत क्या पड़ी? मतलब इतने सारे देशों के संविधान क्यों खंगाले? क्या वो बिल्कुल नए सिरे से कोरी स्लेट से शुरू नहीं कर सकते थे? या शायद ये था कि भाई दूसरों ने जो अच्छा किया है या जहां वो चूके हैं उनसे सीखना शायद ज्यादा प्रैक्टिकल था। देखिए, सवाल बहुत वाजिब है। बात यह है कि आज़ादी मिली और उसके फौरन बाद भारत को एक मजबूत, एक स्थिर और एक कारगर मतलब एक फंक्शनल शासन व्यवस्था की बहुत जल्दी जरूरत थी। तो दुनिया में जो संविधान पहले से चल रहे थे, सफल थे, उनका अध्ययन करना, उनको देखना, ये समय के हिसाब से भी और संसाधनों के लिहाज से भी एक समझदारी वाला कदम था। अच्छा, लेकिन जैसा आपने भी कहा, सबसे जरूरी बात ये है कि ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं। संविधान सभा ने दुनिया भर से बेहतरीन सिद्धांतों को चुना, परखा और फिर उन्हें भारत की जो अपनी अनूठी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उनके हिसाब से बदला, उनमें सुधार किया। इसी को कहते हैं अनुकूलन, अडैप्टेशन। जी, मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा संविधान बनाना जो भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करे। तो फिर चले जरा इन प्रभावों पर थोड़ा और गौर से देखते हैं, एक एक देश करके। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत ब्रिटेन से करते हैं। जाहिर है हमारे जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उसे देखते हुए ये एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट लगता है। स्रोत बताता है कि हमने उनसे संसदीय शासन प्रणाली ली, मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। जी। फिर विधायिका का जो 2 सदनों वाला ढांचा है, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कानून बनाने का तरीका, कैबिनेट सिस्टम, ये सब ब्रिटिश प्रभाव लगता है। हाँ, ये मुख्य चीजें हैं। स्रोत में अधिकार पत्र भी, बिल ऑफ राइट्स का भी जिक्र है, पर यहाँ शायद ये समझना जरूरी है कि हमारे मौलिक अधिकार तो संविधान के भाग 3 में हैं, बिल्कुल स्पष्ट, और कोर्ट में लागू कराए जा सकते हैं। ये ब्रिटेन से अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है और वहाँ संसदीय संप्रभुता है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। और यही बात मजेदार हो जाती है कि सिस्टम दिखता तो ब्रिटिश जैसा है, पर है नहीं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुने हुए होते हैं जी, जबकि ब्रिटेन में तो वंशानुगत राजा या रानी होते हैं। बिल्कुल। और ये संसदीय प्रणाली और कैबिनेट प्रणाली का चुनाव भारत के लिए बहुत सोच समझ कर किया गया था। ये व्यवस्था सरकार की जवाबदेही पक्की करती है। विधायिका जो सीधे लोगों से चुनकर आती है, वो सरकार पर नजर रखती है, कंट्रोल रखती है। और भारत जैसा इतना बड़ा, इतनी विविधता वाला देश, जहां अलग अलग आवाजों को साथ लेकर चलना था, वहां इस जिम्मेदार सरकार वाली व्यवस्था को बहुत जरूरी माना गया। सही बात है। लेकिन जैसा आपने इशारा किया, हमने इसे ऐप पे भी नहीं ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ब्रिटिश संसदीय संप्रभुता को नहीं अपनाया। हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है और हमारी न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वो संसद के बनाए कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है। वाव। यानी जुडिशियल रिव्यू। जी। तो प्रेरणा जरूर ली, पर उसे अपने हिसाब से ढाला। चलिए अब समुंदर पार चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक और बड़ा स्रोत के मुताबिक यहाँ से हमने कई अहम चीजें ली। सबसे खास तो लगते हैं मौलिक अधिकार। हाँ, बिल्कुल। फिर एक स्वतंत्र न्यायपालिका का ढांचा और संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद और हाँ, बहुत जरूरी, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। जी हाँ। मतलब कोर्ट ये देख सकता है कि कोई कानून या सरकारी काम संविधान के हिसाब से है या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। स्रोत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संघीय प्रणाली यानी केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा और राज्य सूची का प्रावधान भी अमेरिकी प्रभाव से जोड़ा गया है।
हालांकि संविधान संशोधन के लिए दक्षिण अफ्रीका का भी नाम आता है, उस पर आगे बात करेंगे। हाँ, करेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण, ये तो आज हमारे लोकतंत्र की जैसे रीढ़ की हड्डी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मौलिक अधिकार तो नागरिकों के लिए एक ढाल जैसे हैं। राज्य की मनमानी से बचाते हैं, व्यक्ति की गरिमा, उसकी आजादी को सुनिश्चित करते हैं। और न्यायिक पुनरीक्षण, वो तो एक तरह से संविधान का गार्डियन है, संरक्षक। गार्डियन, हाँ। वो पक्का करता है कि कोई भी कानून या सरकारी काम संविधान के दायरे से बाहर ना जाए, और इस तरह वो शक्तियों का संतुलन बनाए रखता है। अच्छा, स्रोत में अमेरिकी प्रभाव में राष्ट्रपति प्रणाली का भी जिक्र था, लेकिन हमने तो वो नहीं अपनाई है ना, हमारी तो संसदीय प्रणाली है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। भारत ने अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली बिल्कुल नहीं अपनाई। स्रोत का इशारा शायद इस तरफ हो कि राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट के तौर पर राष्ट्रपति की कुछ भूमिकाएं, उनकी कुछ औपचारिक शक्तियां तय करते समय अमेरिकी मॉडल पर शायद विचार हुआ हो। अच्छा, ओके। लेकिन भारत में सरकार चलाने की असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है, जो संसद के प्रति जवाबदेह है। ये पूरी तरह संसदीय प्रणाली है। अमेरिका से हमने मुख्य रूप से क्या लिया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी, एक बहुत मजबूत और आजाद न्यायपालिका का आइडिया और शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतने अलग अलग देशों से इतनी सारी चीजें ली, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि संविधान में अंदर ही अंदर टकराव या विरोधाभास पैदा हो सकते हैं? या इन सबको एक साथ फिट करना ये कितना मुश्किल रहा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये चयन था और अनुकूलन था। हर प्रावधान को भारतीय कसौटी पर परखा गया। अच्छा। जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, पर अमेरिका से न्यायिक पुनरीक्षण लिया। अब ये दोनों चीजें एक साथ ब्रिटिश सिस्टम में नहीं मिलती। हाँ, ये तो है। भारत ने इन दोनों को मिलाकर एक अनोखा संतुलन बनाया कि सरकार जवाबदेह भी रहे और संविधान की सर्वोच्चता भी बनी रहे। ये संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इन अलग अलग तत्वों को ऐसे मिलाया कि वो एक दूसरे को काटे नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करें, कॉम्प्लीमेंट करें। जी, ये मुश्किल काम था, पर संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं, उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि ये काम कितने ध्यान से, कितने विचार विमर्श के साथ हुआ। कमाल। अच्छा, अब आयरलैंड की बात करते हैं। स्रोत के मुताबिक हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी, और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, वो जो निर्वाचक मंडल वाला है, और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का तरीका भी आयरिश संविधान से प्रेरित है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत, ये असल में हैं क्या? थोड़ा और बताएंगी? जरूर। देखिए, डीपीएसपी को आप संविधान की आत्मा या उसकी आकांक्षा कह सकते हैं। आत्मा या आकांक्षा? हाँ, ये वो सिद्धांत हैं जो आने वाली सरकारों के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। इनमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, गांव में पंचायतों का गठन, पर्यावरण की रक्षा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कोशिश करना वगैरह। ओके। अब मौलिक अधिकारों से ये अलग है, क्योंकि आप इन्हें लेकर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार इन्हें लागू करे। अच्छा, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है? हाँ, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इन्हें देश चलाने के लिए मूलभूत माना गया है, और ये उम्मीद की जाती है कि सरकारें कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो डीपीएसपी भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के संवैधानिक इरादे को दिखाते हैं। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जिक्र है स्रोत में। वहां से हमने संविधान में संशोधन, मतलब अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया ली, और राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े कुछ विचार भी। देखिए, कोई भी संविधान हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। समय बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, तो संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसमें बदलाव करने की, संशोधन की एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में भी संशोधन की एक डिटेल प्रक्रिया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा रास्ता चुना जो ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा लचीला हो, जहां आसानी से बदल जाए। हाँ, जहां साधारण बहुमत से ही संविधान बदल जाए, और न ही अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर। हमारी प्रक्रिया में कुछ चीजें साधारण बहुमत से बदल सकती हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए,
और जो सबसे अहम चीजें हैं उनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। अच्छा, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। जी, लचीलेपन और स्थिरता के बीच एक संतुलन। अब रही बात राज्यों के पुनर्गठन की। हाँ, स्रोत का इशारा शायद इस तरफ है कि भारत ने राज्यों की सीमाएं बदलने, नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों के एरिया को एडजस्ट करने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रियाएं या सिद्धांत अपनाए, जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। हाँ, हुआ था। तो शायद इसकी प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका जैसे देश से मिली हो, जहां कई जातियां, कई क्षेत्र हैं और उन्हें अपने अंदरूनी प्रशासनिक डिवीजन को मैनेज करना पड़ता है। ये सीधे किसी कानून की नकल नहीं, बल्कि एक जटिल फेडरल सिस्टम में अंदरूनी सीमाओं को एडजस्ट करने के तरीके से जुड़ा हो सकता है। दिलचस्प। अब कनाडा पर आते हैं। स्रोत कहता है कि कनाडा से हमने एक ऐसी संघीय प्रणाली का मॉडल लिया जिसमें केंद्र ज्यादा मजबूत है राज्यों के मुकाबले। जी। और राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति केंद्र करेगा, ये प्रक्रिया भी। और सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकार भूमिका है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, उससे जुड़े कुछ विचार भी कनाडाई लगते हैं। हाँ, कनाडा का मॉडल अक्सर क्वाजी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहलाता है। अर्ध संघीय? हाँ, क्योंकि वहाँ केंद्र सरकार को प्रांतों से ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। खासकर जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब जो किसी लिस्ट में नहीं है, वो केंद्र के पास है। ये अमेरिका से अलग है, जहां राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी है। तो सवाल यह है कि हमारे निर्माताओं को कनाडा वाला मॉडल क्यों बेहतर लगा? शायद इसका कारण भारत की जो जबरदस्त विविधता है वो था। सैकड़ों रियासतें थीं, उन्हें एक करना था, देश की एकता अखंडता सबसे ऊपर रखनी थी। ये तो बड़ी चुनौतियां थी। बिल्कुल। तो उन्हें लगा होगा कि एक मजबूत केंद्र ही इस विविधता को एक साथ बांध कर रख सकता है और जो अलग होने वाली ताकतें हैं उनको रोक सकता है। ओके, अगला नंबर ऑस्ट्रेलिया का। स्रोत में लिखा है कि यहां से हमने समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट का आइडिया लिया। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट। संविधान की भाषा, उसकी शब्दावली के कुछ पहलू और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी ऑस्ट्रेलियाई प्रभाव हो सकता है। ये समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट फेडरल सिस्टम के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। इसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, दोनों? हाँ, जैसे शिक्षा है, जंगल है, ट्रेड यूनियन, शादी तलाक, ये सब समवर्ती सूची में है। इससे फायदा ये होता है कि अगर पूरे देश के लिए एक जैसा कानून की जरूरत है तो केंद्र बना सकता है, और अगर राज्यों को अपनी लोकल जरूरत के हिसाब से कुछ अलग करना है तो वो भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया और उनमें टकराव हो गया तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये एक तरह से सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। समझ गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और फिर है फ्रांस। स्रोत बताता है कि फ्रांस की क्रांति के जो महान आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हाँ, उन्हें हमने सीधे अपने संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में जगह दी। जी, ये बहुत अहम है। स्रोत फ्रांस के तहत न्यायालयों के न्यायिक पुनरीक्षण का भी जिक्र करता है। हालांकि हमने पहले अमेरिका को इसका मुख्य स्रोत माना था, क्या फ्रांस में भी ये महत्वपूर्ण था? देखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बुनियाद है। इनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल करना, ये संविधान के दार्शनिक आधार को, उसके चरित्र को दिखाता है। ये वो मूल्य है जिन पर हमारा गणराज्य बना है। सही। जहाँ तक न्यायिक पुनरीक्षण की बात है, ये सही है कि इसका सबसे विकसित रूप और इस्तेमाल अमेरिका में दिखता है और भारत ने मुख्य प्रेरणा वहीं से ली। लेकिन फ्रांस में भी कौन से देता जैसी संस्थाएं रही हैं जो प्रशासनिक कामों की वैधता की जांच करती आई हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि न्यायिक या प्रशासनिक कामों की समीक्षा का जो विचार है वो फ्रांसीसी संवैधानिक परंपरा से भी कुछ हद तक प्रेरित हो, भले ही हमने जो मॉडल अपनाया वो ज्यादातर अमेरिकी है। ठीक है, अब आते हैं तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस में। स्रोत के अनुसार वहां से समाजवाद के विचार का प्रभाव दिखता है और मूल कर्तव्यों का प्रावधान जिन्हें बाद में जोड़ा गया। हाँ, मूल कर्तव्य तो 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। ये ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। हाँ, बाद में आए। इनका विचार तत्कालीन सोवियत संविधान से प्रेरित था,
जहां नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों पर भी जोर था। समाजवाद का प्रभाव थोड़ा ज्यादा फैला हुआ था, नीतिगत था। हालांकि भारत ने कभी सोवियत स्टाइल का कम्युनिज्म तो नहीं अपनाया। नहीं, वो तो नहीं। लेकिन सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, संसाधनों का सही बंटवारा, ये जो समाजवादी आदर्श थे, इन्होंने हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों और शुरू की पंचवर्षीय योजनाओं पर गहरा असर डाला। ये एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक कदम था। और आखिर में जर्मनी का वाइमर संविधान। स्रोत कहता है कि वहां से हमने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के प्रावधान लिए हैं और इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को जो विशेष शक्तियां मिलती हैं वो भी वहीं से प्रेरित हैं। हाँ, देखिए, किसी भी देश पर कोई बड़ा संकट आ सकता है, बाहरी हमला, युद्ध या देश के अंदर ही हथियारबंद बगावत। ऐसे मुश्किल समय में देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए सरकार को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियों की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जरूरत पड़ सकती है। जर्मनी के वाइमर संविधान में ऐसे प्रावधान थे, लेकिन वाइमर संविधान का जो दुखद अंत हुआ, जिसके बाद नाजी शासन आया, वो एक चेतावनी भी थी कि इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो इतिहास है। बिल्कुल। इसलिए भारतीय संविधान बनाने वालों ने आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करते वक्त काफी सावधानी बरती। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई कि इन शक्तियों पर क्या कंट्रोल और बैलेंस होने चाहिए ताकि इनका मिसयूज ना हो। चेक एंड बैलेंस जी। और बाद में भारत में भी इन प्रावधानों के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुए हैं और उनमें संशोधन भी किए गए हैं। तो इन तमाम स्रोतों और प्रभावों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, भारतीय संविधान को सिर्फ उधार का थैला कहना तो बिल्कुल गलत होगा। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका असली मतलब क्या निकलता है फिर? ये सिर्फ नकल नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखा और फिर भारत की अपनी जमीन, अपनी जरूरतें, अपनी उम्मीदें, उनके हिसाब से एक बिल्कुल नया, एक अनूठा दस्तावेज बनाया गया। बिल्कुल। कुंजी शब्द है अनुकूलन, चयन और संश्लेषण, एडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड सिंथेसिस। असली समझदारी, असली दूरदर्शिता इसी बात में थी कि कैसे संविधान सभा ने इतने अलग अलग और कभी-कभी तो बिल्कुल उल्टे लगने वाले विचारों को चुना और उन्हें भारतीय समाज की जो जटिलताएं थी, यहाँ की विविधता, यहाँ की सामाजिक आर्थिक सच्चाई, उनके मुताबिक ढालकर एक लॉजिकल, एक कोहेरेंट और एक कारगर संवैधानिक ढांचे में पिरो दिया। संविधान सभा की जो 3 साल तक बहसें चली, उनके रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत है कि हर चीज पर कितनी गहराई से सोचा गया, हर पहलू पर बहस हुई और हर विदेशी विचार को भारतीय कसौटी पर कसकर ही अपनाया गया। तो अगर संक्षेप में कहें, हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें तो दुनिया भर के विचारों में फैली हैं, लेकिन उसका तना, उसकी पत्तियां, वो सब पूरी तरह से भारतीय मिट्टी में उगे हैं और पनपे हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। हमने देखा ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र का ढांचा आया जी। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मजबूत स्तंभ मिले। हाँ। आयरलैंड ने भविष्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत दिए। करेक्ट। कनाडा से मजबूत केंद्र वाला फेडरल सिस्टम का आइडिया मिला। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची जैसी प्रैक्टिकल चीज आई। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अमर आदर्श मिले। हाँ। और जर्मनी से आपातकाल से निपटने के प्रावधान। ये वाकई में एक असाधारण मिश्रण है, एक कमाल का संश्लेषण है। हाँ। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। हाँ। कि आज जब 1950 के बाद से दुनिया इतनी बदल गई है, नई चुनौतियां हैं, नए विचार हैं, अगर आज कोई भारत जैसे देश के लिए फिर से संविधान बनाने बैठे, तो आज के ग्लोबल माहौल से, आज के संवैधानिक विचारों से कौन सी नई चीजें या मॉडल शायद प्रासंगिक हो सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर शायद ये सोचना ज्यादा अहम है कि इन अलग अलग ऐतिहासिक जड़ों को समझना हमें अपने ही संविधान की गहराई, उसकी महत्वाकांक्षा और इतने सालों बाद भी उसकी जो प्रासंगिकता बनी हुई है, उसको सराहने में, उसकी कद्र करने में कैसे मदद करता है। बिल्कुल, एक बेहतरीन सवाल जिस पर हमारे श्रोता जरूर सोचना चाहेंगे। इस ज्ञान भरी यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।